राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है सभी का राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास में। आज की जो क्लास है हमारी, हम अब तक राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लेकर के बात कर चुके हैं। अब जो आज का जो टॉपिक लेंगे वो हम शुरुआत करेंगे राजस्थान की जलवायु। बहुत बेसिक से बहुत समझते हुए चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और जो जलवायु से संबंधित जो बेसिक चीज़ें हैं, जिनकी समझ आपको पूरी जलवायु समझने के लिए आवश्यक है, उनसे आगे अगर आप बढ़ेंगे तो आपको जलवायु रटनी पड़ेगी। हम कोशिश करेंगे कि उस बेसिक से हम समझ करके आगे चलें, ताकि जलवायु को लेकर के कंसेप्ट कम से कम हमारे क्लियर हो जाएं। सबसे पहले तो जलवायु शब्द, इस पे फोकस करो कि जलवायु है क्या। तो इसमें दो शब्द हमें मिल रहे हैं, एक है जल, एक है वायु। तो किसी भी स्थान पर जो वायुमंडल की दशाएं होती हैं, मौसम की दशाएं हैं, वायुमंडल की दशाएं हैं। जैसे कि मान लीजिए, पहली बात तो वायुमंडल तो आप सभी को पता होगा क्या होता है वायुमंडल। हमारी जो पृथ्वी है उसके चारों तरफ वायु का जो आवरण है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। उसमें अलग अलग तरह की गैसें हैं और बहुत से कंपाउंड हैं। ये हमने बहुत बेसिक जो छोटी क्लासें हैं उनमें भी पढ़ा होगा कि कौन कौन से मंडल वन बाई वन करके वायुमंडल में हैं। सौरमंडल है, समताप है, ओजोन है, आयन है। जो भी आपके मंडल हैं उन सब के बारे में कंसेप्ट हमारे क्लियर होंगे पहले से, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। तो जो वायुमंडल है उसके अंदर बहुत सी वायुमंडलीय दशाएं होती हैं, बदलाव होते हैं। जैसे मान लीजिए, किसी समय सर्दी का मौसम है, यानी कि तापमान कम है, वायुदाब ज़्यादा है। बरसात की ऋतु आ गई तो बारिश हो रही है। किसी समय बहुत तेज धूप पड़ रही है, बारिश बिल्कुल नहीं है। इतनी सर्दी पड़ रही है कि आपको स्वेटर वगैरह पहनने पड़ रहे हैं। तो किसी समय ऐसा मौसम आ गया कि आपको एक कपड़ा भी अपने शरीर पर अच्छा नहीं लगता। किसी समय आपको कपड़ों का जो चयन है वो मौसम के हिसाब से बदलना पड़ रहा है। जैसे बारिश का टाइम है तो आप रेनकोट पहन के घूम रहे हो। तो क्या हो रहा है, बार बार वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनमें समय के साथ थोड़ा थोड़ा बदलाव हो रहा है। तो बेसिक जलवायु जो है उसके अंदर वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनमें जो भी घटनाएं हैं, इस तरह की चीजें हम देखते हैं। वर्षा कितनी है किसी जगह, इसके अलावा तापमान कैसा है, वहाँ का वायुदाब कैसा है, उसकी जो घटनाएं हैं उनका लंबी अवधि का जो अध्ययन करते हैं। लंबी अवधि से मतलब है, जैसे अपना क्षेत्र है, परिक्षेत्र शाहपुरा है मान लीजिए, या हम जयपुर की बात करें, या फिर हम राजस्थान की बात करें। तो राजस्थान के अंदर लंबे समय तक, लगभग 30 साल की अवधि तक किस तरह की मौसमी घटनाएं रही हैं, कब कौन सी ऋतु आती है, कब बरसात होती है, ठीक है, किस तरह से हवाएं चलती हैं, गर्मी में जो हवाएं चलती हैं वो किस तरह की, किस प्रकृति की चलती हैं, उनकी दिशा क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में लंबा जो अध्ययन किया जाता है, और वो कैसे किया जाएगा, अनुभव के द्वारा भी किया जा सकता है और प्रेक्षण के द्वारा देख करके भी किया जा सकता है, या किसी से जान करके किया जा सकता है। लेकिन वो जो पूरा अध्ययन होगा वायुमंडलीय दशाओं का, वो लगभग 30 वर्ष की अवधि का होगा। तो ये तो हो गया जलवायु, क्लाइमेट जिसको कहते हैं। दूसरा, इससे पैरेलल हम एक वर्ड सुनते हैं जिसको हम कहते हैं मौसम। दोनों जो वर्ड है ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चों को कि ये मौसम क्या है और जलवायु क्या है। इसमें बच्चों को थोड़ा सा समझ जो बेसिक बनाने में दिक्कत आती है। तो हमने जलवायु देख ली किसी भी क्षेत्र की, और उसमें क्षेत्र लेंगे विस्तृत। जलवायु बहुत छोटे क्षेत्र की नहीं नापी जाती, नहीं देखी जाती। जलवायु देखी जाती है बहुत विस्तृत क्षेत्र की। जबकि मौसम किसी क्षेत्र विशेष का भी देखा जा सकता है, और वो क्षणिक होता है। अल्पकालिक जो घटनाएं होती है वायुमंडल की, अल्पकालिक का मतलब होता है थोड़े समय के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्दी का टाइम है, मान लीजिए उस समय हमें सर्दी का एहसास हो रहा है। गर्मी का टाइम आएगा तो उस समय मौसम कैसा रहेगा, गर्म रहेगा। या फिर दिन की बात करें तो कई बार जैसे वर्षा का सीजन चल रहा है, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, तो इसमें क्या होता है, थोड़े समय पहले धूप थी, उसके 1 घंटे बाद बारिश हो गई, फिर वापस से धूप हो गई। दिन में बहुत तेज गर्मी थी, रात को बहुत तेज ठंड हो गई। तो एकदम से जो चीजें हैं, वायुमंडल की दशाएं हैं, तापमान कह लो, वर्षा की मात्रा कह लो, वायुदाब कह लो। वायुदाब क्या होता है, तो हवा जो है ना, वो अपने धरातल पर अपने वजन की वजह से दाब डालती है, उसको हम वायुदाब बोलते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं क्षणिक रूप से या कुछ समय के लिए उनका अगर अध्ययन करें हम, तो ये जो अल्पकालिक घटनाएं होती हैं, थोड़े समय की घटनाएं होती हैं मौसमी, इनको हम नाम क्या दे देते हैं, मौसम। वायुमंडलीय दशाओं में
उनका जो अध्ययन किया जाता है थोड़े समय के लिए, उसको हम मौसम कहते हैं। और लंबे समय यानी कि लगभग 30 साल की अवधि, उसमें अगर हम वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करेंगे तो हम उसको नाम देंगे जलवायु। तो बेसिक कंसेप्ट था जलवायु और मौसम। इनमें अंतर के साथ ही हम शुरुआत करेंगे तो हमारी समझ बनेगी, और वो हम अपने आसपास के सरकमस्टांस से सिर्फ समझ सकते हैं। आपके आसपास के एरिया में से समय देख करके समझ सकते हैं। जैसे मौसम है, मौसम आप देखते हो, रोज महसूस भी करते हो, थोड़ी देर पहले गर्मी, उसके बाद कई बार ठंड, कई बार बारिश, रात को फिर से ठंड, कई बार उमस। तो ये सारे जो बदलाव हो रहे हैं, इनको हम कैटेगराइज करते हैं या इनको हम नाम देते हैं मौसम। तो टॉपिक की शुरुआत में हम सबसे पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे, और हेडिंग क्या है? जलवायु। और जलवायु का हम दो तरह से, दो कंसेप्ट पर एक बार अध्ययन करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया, मोटा मोटा भारत की जो जलवायु है उसका, और उसके बाद उससे रिलेट करते हुए हम पढ़ेंगे राजस्थान की जो जलवायु है उसके बारे में भी। तो सबसे पहले हमने जलवायु उसको समझा, वायुमंडलीय जो दशाएं हैं उनका लगभग 30 वर्ष की अवधि का अध्ययन जलवायु है। उसके अलावा हमने देखा था सेकंड वर्ड मौसम। तो मौसम के बारे में बेसिक क्या है? मौसम, और ये होता है वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन ही है, लेकिन ये क्षणिक समय के लिए यानी कि कुछ समय के लिए किया जाता है। कुछ समय का मतलब एक दिन की अवधि हो सकती है, 2-4 घंटे की बात हो सकती है, ये बदलाव होता रहता है। कुछ समय में हो सकता है, दिन में हो सकता है, या सप्ताह में हो सकता है, लेकिन उसमें बदलाव जल्दी होता है। जलवायु जो है उसको हम, जैसे मान लीजिए अभी हम बात करें राजस्थान के अंदर ही, तो आप आराम से बता सकते हो कि जनवरी का जो महीना आएगा राजस्थान में, उस समय यहाँ सर्दी का मौसम रहेगा। और ये आप किस अनुभव से बता रहे हो? क्योंकि आपने बहुत दिनों से या तो जलवायु को लेकर के पढ़ा है, राजस्थान की जलवायु को लेकर के, या फिर आपने खुद ने महसूस किया है कि लगभग दिसंबर जनवरी का जो समय आता है वो सबसे अधिक सर्दी पड़ने का समय यहाँ राजस्थान के लिए है। इसके अलावा आप कह सकते हो जून और जुलाई में, या जून की बात करें तो गर्मी बहुत तेज है, और वो रहेगी। हम बता सकते हैं कैसे रहेगी, क्यों रहेगी, उसका रीजन इतना सा है कि हम वहाँ की जलवायु जानते हैं। लेकिन आप मौसम का अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे थोड़ा अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते। जैसे मान लीजिए 1 घंटे बाद का आप नहीं कह सकते कि बारिश होगी ही। ऐसा महसूस होता है कि हो सकता है, लेकिन जनवरी में ये कंफर्म कह सकते हो कि हाँ भाई, उस समय सर्दियां रहेंगी। कभी ऐसा संभव है क्या कि जनवरी में एकदम से धूप शुरू हो जाए, या इतनी भयंकर गर्मी हो जाए जैसे आप जून में महसूस करते हो? तो मौसम जो है वो क्षणिक समय के लिए या बहुत छोटे समय के लिए है, और जलवायु बहुत लंबे समय के लिए है। अब मौसम से लेकर के रिलेटेड एक शब्द और है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ऐसा माना जाता है कि अरबी भाषा का एक शब्द था है, जिसको हम कहते हैं मौसम। अब ये अरबी भाषा से क्यों लिया गया? तो जनरली जो अरबी लोग थे उनकी आदत थी यात्रा करने की। उनकी आदतें क्या थी? यात्रा करने की। तो वो यात्रा का निर्धारण, अपनी जो यात्रा होती थी उसका निर्धारण करते थे पवनों की दिशा के हिसाब से। उनकी जनरली यात्राएं उस हिसाब से होती थी निर्धारित। तो उन्होंने जो पवनों की दिशा थी उसके लिए शब्द काम में लिया मौसम, और उसी से नया शब्द हम हमारे यहाँ क्या बन गया? मौसम। तो ये क्लियर है कि मौसम शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है पवनों की दिशा। तो पहला, इन दोनों में अंतर क्या है, जलवायु में और इसमें? जलवायु के अंदर हम बात कर रहे हैं ये दीर्घकालिक जो घटनाएं होती हैं वायुमंडल की, लगभग 30 साल की, उनका अध्ययन है, उनके हिसाब से तय होती है। और मौसम जो है वो अल्पकालिक घटनाओं घटनाओं के लिए, या कुछ समय की जो घटनाएं होती हैं। अब घटनाएं कौन सी होती हैं, वायुमंडलीय दशाएं कौन सी होती हैं? तो देखिए, किसी जगह का तापमान हो सकता है, उस जगह का वायुदाब हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है। आर्द्रता क्या होती है? आर्द्रता का मतलब होता है जो भी उस समय वायु है, जिस क्षेत्र में, उस वायु में पानी की मात्रा कितनी है, तो उसको हम आर्द्रता कहते हैं। इसके अलावा आंधी, जैसे मान लीजिए तेज हवाएं चलने लग गई, तूफान, और भी बहुत सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, चक्रवात, ये सब हम रोज महसूस करते हैं। रोज का मतलब जनरली
आंधी तूफान चक्रवात ये हम कब महसूस करेंगे? तो या तो हम महसूस करेंगे या हम देखेंगे गर्मी के समय, या फिर हो सकता है ये तूफान वाली जो स्थिति है वो बन जाए बरसात के समय। तो इनकी भी एक पर्टिकुलर जो है कंडीशन होती है, वेदर कंडीशन होती है जिस समय ये चीजें होती हैं। तो इनको हम बोलते हैं वायुमंडलीय दशाएं। और इनका अगर 30 साल की अवधि का या 35 साल की अवधि का अध्ययन कर रहे हो तब तो हम नाम दे देंगे जलवायु। और अगर आप क्षणिक या अल्पकालिक रूप से अध्ययन कर रहे हो तो आप नाम दे दोगे मौसम। और मौसम के बदलाव का तो हम वैसे भी जनरली डिस्कस भी करते रहते हैं। देखो आज मौसम कैसा है, आज बहुत गर्म मौसम है, या आज ठंडा मौसम है सर्दी के समय। तो वो दोनों कंसेप्ट क्लियर। दूसरा अंतर क्या होता है, जलवायु जो है उसके अंदर बात क्या करें, जलवायु में एक बहुत बड़े क्षेत्र की हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान की जलवायु, भारत की जलवायु, विश्व की जलवायु। लेकिन मौसम में आप किसी एक पर्टिकुलर या छोटे क्षेत्र की बात भी कर सकते हो, जैसे कि इवन हमारे छापरा क्षेत्र का मौसम। क्योंकि मौसम में थोड़ी थोड़ी जगह पर बदलाव हो जाता है। शाहपुरा में हो सकता है बारिश हो रही है, मनोहरपुर आप जाओ तो वहां नहीं मिले, उससे आगे आप चले जाओ चंदवा जी की तरफ या और आगे जयपुर की तरफ तो वहां मिल जाए। कहने का मतलब एक थोड़े से क्षेत्र के बाद मौसम में बदलाव संभव है। लेकिन क्या ऐसा संभव है क्या कि राजस्थान के अंदर जो आपका जयपुर जिला है वहां तो पड़ रही है दिसंबर के अंदर सर्दी, और अजमेर जिले आप चले गए तो वहां आपको मिल जाए भयंकर गर्मी? ऐसा संभव नहीं है। एक विस्तृत क्षेत्र की जो है जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र की होती है। ऐसा हो सकता है कि एक देश की जलवायु दूसरे से थोड़ी अलग हो, ऐसा संभव है। और वो डिसाइड होता है कुछ कंडीशन से, कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो उनको प्रभावित करती हैं, उनकी हम बात करेंगे अभी। लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में बहुत ज्यादा जलवायु का बदलाव नहीं होता। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है जलवायु और मौसम में। तो शुरुआत इसी से करेंगे हम समझ के साथ, लिखते हुए। सबसे पहले जो टॉपिक था जलवायु, उसी के बारे में लिख लें। तो जलवायु है क्या? अच्छा, आराम से इसको समझ के ही आपको आगे बढ़ना है वीडियो में, ये ध्यान रखना है। भले ही इसमें थोड़ा टाइम लग जाए, जलवायु जब तक समझ में नहीं आएगी, उसके कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आप राजस्थान की जलवायु को नहीं समझ सकते। तो पता होना चाहिए जलवायु है क्या। लिखेंगे क्या इसमें? किसी प्रदेश की दीर्घकालीन अवधि। और ये लगभग कितनी होती है? तो आप लिख सकते हो 30 वर्ष। इसी प्रदेश की दीर्घकालीन अवधि में घटित होने वाली, किसी प्रदेश की दीर्घकालीन अवधि में घटित होने वाली वायुमंडलीय घटनाओं को नाम क्या देंगे हम? जलवायु कहते हैं। देखिए, इसके अलावा सेकंड कंसेप्ट, यहाँ वायुमंडलीय घटनाओं से आपका तात्पर्य क्या होना चाहिए? तो किसी क्षेत्र विशेष का तापमान, वहाँ का वायुदाब, वहाँ आर्द्रता कैसी है, वहाँ आंधी तूफान कितने हैं उस समय, चक्रवात कैसे हैं, इन सब चीजों का अध्ययन। इसके अलावा सेकंड पॉइंट था मौसम को लेकर के। इन दोनों का जो अंतर है वो थोड़ा सा समझेंगे। मौसम को अगर आप से कह दें कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो WEATHER, वेदर इसको बोलेंगे, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। मौसम, तो इसकी उत्पत्ति अगर देखें शब्द की तो वो है अरबी भाषा के
मौसम शब्द से। और उसका अर्थ क्या है? तो पवनों की दिशा। अगर आपको इसकी परिभाषा अभी नोट्स के हिसाब से लिखनी हो तो हम इसमें लिखेंगे किसी किसी क्षेत्र की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं। ये दो कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए जलवायु और मौसम को लेकर के। अब इससे आगे हम धीरे धीरे अगर शुरुआत करें नेक्स्ट टॉपिक की या नेक्स्ट पॉइंट की, तो हम थोड़ा सा एक गांव का जो नॉर्मल सिनेरियो होता है ना, गांव से ही मौसम को समझने की कोशिश करेंगे। जनरली जो बच्चे हैं अपने यहाँ, वो गांव के परिवेश से हैं। ये देखिए, बारिश के अंदर भीगते हुए आप हैं ये। इस तरह से मान लीजिए, ये नॉर्मल, ये एक किसी गांव का एक परिदृश्य है। उसमें एक छोटा सा आपका मकान भी है। अब इससे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे बनाएंगे? मैंने यहाँ बादल बनाए हैं, उड़ते हुए कुछ पक्षी दिख रहे हैं, पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो जो सारी चीजें हैं उन पर किस किस चीज का कितना प्रभाव है? जैसे पेड़ हैं, बारिश के तरह बादल दिख रहे हैं तो बरसात का मौसम हो गया। इसी तरह से लोगों का निवास है, इन सब पर जलवायु जो है, मौसमी जो घटनाएं होती हैं, इन सब पर किस तरह से प्रभावित कर रही हैं इनको, वो भी हम जलवायु के अंदर जब बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे तो हम उनके बारे में भी बात करेंगे कि कहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, क्यों हो रही है, उसका तापमान वहां पर इस समय ज्यादा क्यों है, और जिस समय सर्दी का मौसम आता है वहां एकदम से तापमान कम क्यों हो जाता है, ये बदलाव किस तरह से होते हैं। इन सब कंसेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अच्छा, इसको प्रभावित करने वाली बात करें, क्या क्या चीजें जलवायु को प्रभावित करती हैं, किस तरह से वो इफेक्ट की बात हो रही थी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि कौन सी चीज जलवायु को प्रभावित करती है, किस तरह से किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित होती है। तो उसमें कुछ बिंदु होते हैं जिनकी वजह से किसी क्षेत्र विशेष की जलवायु प्रभावित होती है, विश्व के परिदृश्य में भी, भारत के में भी, और राजस्थान के में भी। तो अगर राजस्थान की कंडीशंस के बारे में देखें, वहां देखते हुए बात करें, तो सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु और पहला जो पॉइंट होता है वो है राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। हमने अक्षांश और देशांतर के बारे में जो भूगोल पढ़ा है उसके अंदर आराम से अक्षांश और देशांतर के बारे में आपने बेसिक जो समझ है वो बना ली। सबसे बीच में कौन सी रेखा है? ये 0 डिग्री, जिसको हम भूमध्य रेखा नाम देंगे। इसके ऊपर की तरफ एक रेखा है और इसी तरह से नीचे की तरफ एक रेखा है। 23.5 डिग्री दक्षिण में है और 23.5 डिग्री ही उत्तर में है। इसके बाद यहाँ मान लीजिए आप लगभग एक और रेखा मैंने खींच ली और यहाँ पर एक और रेखा खींच ली। इसको मैंने कह दिया 66.5 डिग्री और इसको मैंने नाम क्या ले लिया? 66.5 डिग्री। यहाँ पर उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ वाले हिस्से में क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये तो बेसिक जो है वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत अंदाजा है कि जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं या मानी गई हैं उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और वो किस शेप में है, किस तरफ से है? तो पूर्व से पश्चिम कह लो या पश्चिम से पूर्व की तरफ कह लीजिए, से है। इसी इन्हीं रेखाओं को हम नाम लेते हैं अक्षांश रेखाएं। और किसी भी राज्य की या देश की स्थिति कहाँ पर है, किस जगह पर है, कौन सी अक्षांशों के बीच में है, ये निर्धारित करेगा कि उस स्थान की जलवायु कैसी रहेगी। क्यों? बेसिकली हम चर्चा करें तो जो 0 डिग्री वाला और ऊपर की तरफ, इसको हम नाम देते हैं कर्क रेखा। समझते हुए चलेंगे इसको आराम से। कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि सर ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप जा रहा है या हमें थोड़ा कम समझ में आ रहा है, वीडियो को उस समय थोड़ा रोक लें,
चित्र को देखें, समझें। ऊपर की तरफ कर्क रेखा, बीच में 0 डिग्री, नीचे की तरफ मकर रेखा। अब यहाँ बेसिकली होता क्या है, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ये कंसेप्ट सभी को पता है। तो जो घूमती हुई पृथ्वी है उस पर सूर्य की स्थिति जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में वेरी करती है, मतलब बदलती है। कभी सूर्य इस जगह पर रहेगा सीधा, कभी इस जगह पर रहेगा और कभी इस जगह पर रहेगा। और ये स्थिति ऋतुओं के हिसाब से, समय के हिसाब से साल दर साल, मतलब पूरे साल भर में बदलती है। पूरे साल में कुछ समय के लिए सूर्य यहाँ भी रहेगा सीधा, यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी। और एक बेसिक कंसेप्ट हमारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर सूर्य हमारे ऊपर रहेगा, जैसे कि दोपहर का समय है गर्मी के अंदर, तो जितना सूर्य हमारे ऊपर रहता है उतना ही हमें धूप में तेजी महसूस होती है। तो जिस जगह सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, उस जगह का तापमान अपने आप बढ़ जाता है। पहली चीज, सूर्य का जो चक्कर लगाने का जो है किसी भी ग्रह का, उसी के हिसाब से उसके तापमान की जो शर्तें हैं, जो कंडीशंस हैं, वो निर्धारित होती हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य की स्थिति हम यहाँ मान लें, सूर्य सीधा किस पे चमक रहा है, वो मध्य रेखा पर। तो इसके आसपास वाले बेल्ट में जो भी लोग हैं उनको उस समय सबसे अधिक तापमान का सामना करना पड़ेगा, सबसे अधिक गर्मी वहां रहेगी। सूर्य यहाँ आ गया तो कर्क रेखा के आसपास के लोगों को, और सूर्य नीचे चला गया तो मकर रेखा के आसपास के लोगों को सबसे अधिक धूप या सबसे अधिक तापमान सहन करना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है। अच्छा, ये 23.5 के बीच में क्यों घूमता है, ऊपर क्यों नहीं जाता, नीचे क्यों नहीं जाता, इसका भी एक कंसेप्ट है। पर ये चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप डिस्कस कर चुके होंगे या कर लेंगे, तो ये वहां समझने की है, इससे ज्यादा डीप हम इसमें नहीं जा रहे हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि 23.5 ऊपर और 23.5 नीचे, इसी के बीच सूर्य जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष, अच्छा स्थिति सूर्य की नहीं बदलती, स्थिति पृथ्वी की बदलती है। पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, लेकिन चूंकि पृथ्वी घूमती है तो हमें बदलाव क्या लगता है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदल रहा है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ अगर है, अब अपने राजस्थान की या भारत की स्थिति देखें, तो हमको पता है 0 डिग्री से ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में एक तो भारत स्थित है। दूसरा, अगर बीच में से बांटें, नीचे की तरफ जो रेखाएं हैं, यहाँ मैं बना देता हूँ एक दो रेखाएं आपके समझने के लिए। इस तरह से जो रेखाएं होती हैं इनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। एक हमने आरडी बना दी लेटी हुई, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। ऊपर से नीचे की तरफ देशांतर रेखाएं। तो जो ये देशांतर रेखाएं हैं वो भी उनके सापेक्ष हम पृथ्वी को बिल्कुल अगर 20 से बांटें, तो इसके इस तरफ वाले भाग को हम नाम दे देंगे वेस्ट, और इस तरफ वाले भाग को हम नाम दे देंगे ईस्ट। पहले तो साइड का कंफ्यूजन जो है ना, वो थोड़ा सा बच्चे क्लियर रखेंगे। हम कई बार ईस्ट वेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसका तरीका सीधा सा ये है, जैसे मान लीजिए आपका मुंह जो है वो बोर्ड से अपोजिट है, ये पीछे की तरफ बोर्ड है, मैं आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हूं, तो मेरा ये वाला जो हैंड है ये है राइट हैंड, इस एंड पर हमेशा रहेगा पश्चिम, और इस वाले एंड पर, लेफ्ट एंड पर रहेगा पूर्व। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखें, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। दूसरा, अब हम यहाँ देखते हैं तो अपनी जो भारत की स्थिति है वो एक तो उत्तरी गोलार्ध में है, दूसरा स्थिति है पूर्वी गोलार्ध में। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, तो राजस्थान चूंकि भारत में है तो राजस्थान भी कहाँ होगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। स्थिति राजस्थान की भी कहाँ मानी जाएगी, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। जैसे, और ये भी आपको पता है कि भारत जो है वो अगर अक्षांश देखें तो 8 डिग्री और 47 मिनट से लेकर के और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। 37 डिग्री 6 मिनट लगभग कहाँ आएगा, तो आप ये मान लीजिए 23.5 से यहाँ तक, कर्क रेखा के थोड़े से ऊपर तक। और अब चूंकि हम राजस्थान की स्थिति, विस्तार, संरचना ये पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने डिस्कस भी किया है कि कर्क रेखा राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण से गुजरती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये राजस्थान का मैप आपके सामने, बहुत छोटा है दिखने के हिसाब से, ये मैंने यहाँ मैप बना दिया, तो हमको स्थिति समझ में आ गई, हमको स्थिति समझ में आ गई कि राजस्थान जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। अक्षांश कौन कौन से के बीच में है, तो अक्षांश है यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के और ऊपर की तरफ 30 डिग्री 12 मिनट तक, 30 डिग्री 12 मिनट, ये राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। हम भारत की देख चुके हैं, उसमें राजस्थान की अक्षांश स्थिति कौन सी है, तो 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट।
अब आप देखिए मौसम क्या रहेगा। तो ये जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा ये वाली है, ये नीचे की तरफ मकर रेखा है। इन दोनों के बीच चूंकि सूर्य रहेगा, घूमता रहेगा, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर पर, कभी भूमध्य पर। तो ये जो स्थिति बदलती है उसके हिसाब से इसमें कौन सा कटिबंध हो जाता है विकसित? उष्ण कटिबंध। ध्यान रखना है, उष्ण का मतलब गर्मी, और कटिबंध जो अपनी पूरी पृथ्वी है उसको कुछ टुकड़ों में बांटा गया है, तापमान के सापेक्ष या तापमान के अनुसार कुछ टुकड़ों में बांटा गया है। जहां ज्यादा तापमान है उसको उष्ण कह रहे हैं, जहां थोड़ा कम तापमान है उसको शीतोष्ण कह देते हैं, और जहां बहुत कम तापमान है, सर्दी है, उसको हम शीत कटिबंध कह देते हैं। इस तरह से 3 कटिबंधों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंध ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में है। 23.5 से लेकर के 66.5 के बीच में यहाँ पर कौन सा है? तो शीतोष्ण है। और इसी तरह से नीचे भी 23.5 से 66.5 में कौन सा है? तो शीतोष्ण। और 66.5 से ऊपर चलेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध। इसी तरह से नीचे भी क्या है? शीत कटिबंध। अब थोड़ा सा हम समझेंगे, क्योंकि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के बीच वाला कटिबंध हम कह रहे हैं उष्ण। तो राजस्थान की कुछ स्थिति तो है उष्ण कटिबंध में। ये देखिए नीचे की तरफ जो भाग निकला हुआ है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का हल्का सा, वो तो है उष्ण कटिबंध में। और बाकी का भाग जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में है। तो शीतोष्ण में भी सब डिवीजन है। सब डिवीजन कैसे है? 23 डिग्री से लेकर के, यानी कि 23.5 से लेकर के और लगभग 30 डिग्री जो है ना, वहां तक के शीतोष्ण कटिबंध के भाग को हम नाम देते हैं उपोष्ण कटिबंध। उप का मतलब सेकेंडरी, और उष्ण का मतलब गर्मी, यानी गर्मी से थोड़ा कम। बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी से थोड़ी कम गर्मी, गर्मी तो रहती है यहाँ पर, लेकिन अपेक्षाकृत कैसी गर्मी रहती है? थोड़ी कम गर्मी। तो हम देख चुके हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ है। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार उपोष्ण कटिबंध में है। समझ लिया हमने क्यों है? क्योंकि 23.5 से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच में कौन सा कटिबंध है? शीतोष्ण। और 23 से या 23.5 से 30 डिग्री के बीच में इसी का सब कैटेगरी हमने बना रखी है शीतोष्ण की ही, उपविभाग कह दो, उपवर्ग कह दो, जिसको कहते हैं उपोष्ण। तो अब हम, अगर आपको एक सिंपल लाइन मिल जाए आपके सामने कि राजस्थान में उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, आप उससे एग्री करेंगे? क्योंकि हमने समझ लिया कि उपोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं और राजस्थान में वैसी जलवायु क्यों कही जा रही। क्योंकि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति उपोष्ण कटिबंध वाले भागों में है, तो वहां की जलवायु भी कौन सी होगी? उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्लियर? अब ये तो हमने बेसिक में समझ लिया, अब इसी को लिख लेंगे एक बार। अच्छा, टॉपिक क्या लिखेंगे? तो हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी क्षेत्र की, हम भारत की बात कर लें चाहे विश्व की कर लें, सभी की जो जलवायु है उसको कोई ना कोई कारक प्रभावित करते हैं। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में लिख रहे हैं, तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए हमने पहला इसमें समझ लिया अक्षांशीय स्थिति, और समझते हुए एक बार इसको लिख लें। फिर इसके बाद सेकंड जो पॉइंट होगा उसको पहले समझेंगे, लिखेंगे नहीं सीधा, ताकि हमको वो थोड़ा सा समझ में आए तो याद हो जाए चीजें। हम जनरली कोचिंग में क्या कोशिश करते हैं, जनरल कुछ बच्चों की आदत होती है केवल नोट्स लिखने पर ध्यान देते हैं। तो मैं वापस आप सभी बच्चों को कह दूं, फोकस हमेशा होना चाहिए समझने पर। लिखने को आपके पास किताबें हैं घर पे, नोट्स आप आराम से घर पे भी समझ सकते हो, देख सकते हो, लेकिन यहाँ का लिखा हुआ नोट्स आपको घर पे समझ में आए, ये जरूरी है। और वो कब आएगा? जब समझाते समय आपका ध्यान बोर्ड पर रहे। तो मैं लिख रहा हूं, आप लिखेंगे इसमें। तो पहला इसमें लिख लो कारक अक्षांशीय स्थिति।
अब अक्षांशीय स्थिति जलवायु को कैसे प्रभावित कर रही है, तो इसमें हम लिखेंगे राजस्थान की स्थिति उपोष्ण कटिबंध में है। अब आराम से आप समझ सकते हो मैं क्यों लिख रहा हूं उपोष्ण। पता है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। क्लियर है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण नहीं है। उसका रीजन क्या है कि भारत का जो विस्तार हम देख रहे हैं 8 डिग्री 47 मिनट, और समुद्रीय विस्तार देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट से है। समुद्र में एक स्थान है जो कि सुनामी आई थी जापान में, भयंकर आई थी उस समय। उसी सुनामी में अपना जो बिल्कुल नीचे का जो बिंदु था अंडमान निकोबार के अंदर, वो डूब गया था। उससे पहले 6 डिग्री 47 मिनट तक अपना विस्तार था नीचे की तरफ, यानी कि भूमध्य रेखा की तरफ। लेकिन अभी हम मान सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर की तरफ हम चलें तो 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो वो सारा जो है, क्योंकि अपना 0 डिग्री के बाद ऊपर की तरफ 23 तक कौन सा है, उष्ण कटिबंध है। तो मैक्सिमम भारत का जो भाग है, भारत का जो अधिकांश भाग है वो किस में आ गया, उष्ण वाले कटिबंध में आ गया। थोड़ा सा भाग शीतोष्ण में भी है, लेकिन वो बहुत कम भाग है, इसलिए हम पूरे अगर भारत की जलवायु की बात करेंगे तो उसको उष्ण कटिबंधीय जलवायु कहेंगे। लेकिन राजस्थान की पर्टिकुलर बात करेंगे तो हम उसको उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट इसका। सेकंड, और कौन सी चीज है जो प्रभावित करती है, तो सेकंड बिंदु एक बार लिख तो लें। सेकंड जो पॉइंट है जिससे जलवायु प्रभावित होती है तो वो है समुद्र से दूरी, या फिर इसी का दूसरा नाम आ सकता है महाद्वीपीयता। अब ये क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओशियन। इसको महाद्वीपीयता या समुद्र से दूरी क्या है, ये किस तरह से प्रभावित करती है। जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान की बात कर लें, इसमें राजस्थान का समुद्र से दूरी की बात करेंगे तो राजस्थान ये आपके सामने साइड का थोड़ा सा देख लें, नॉर्थ साउथ। जिन बच्चों को थोड़ा इसमें दिक्कत है साइड में बार बार प्रैक्टिस करेंगे, वेस्ट और ईस्ट, ये आपकी साइडें हो गई। तो राजस्थान के नीचे की तरफ कौन सा स्टेट है, गुजरात है। और गुजरात के पास ही और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो वहां पर क्या स्थित है, अरब सागर। कौन सा सागर है, अरब सागर। तो ये मान के चलिए लगभग राजस्थान से लगभग 350 किलोमीटर। अच्छा, एक छोटा सा भाग हो रहा है कच्छ के रण का, जो गुजरात के जस्ट नीचे की तरफ है, दक्षिण पश्चिम में है। लेकिन कच्छ का रण चूंकि वहाँ बहुत ज्यादा पानी नहीं है, थोड़ी दलदली भूमि है, तो जहाँ पानी ज्यादा नहीं होता उसका इतना प्रभाव नहीं होता। पानी होना जरूरी है, पानी का भराव होना जरूरी है। तो बेसिकली अगर पानी का भराव देखें अरब सागर का, तो राजस्थान से लगभग कितने डिस्टेंस पर है, तो 350 से 400 किलोमीटर के आसपास, 350 से लेकर के 400 किलोमीटर के आसपास है। इसके अलावा ये कच्छ का रण जो है वो लगभग 250 किलोमीटर ही है, लेकिन इसका इतना प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर नहीं होता, समुद्र का होता है। अब वो कैसे होगा, जैसे यहाँ पर समुद्री भाग है, अरब सागर है ये मान लीजिए, तो होता क्या है, अगर कोई भाग ऐसा है, जैसे इधर से पवनें आती हैं, पवनें क्या करती हैं, तेजी से चलती हैं किसी भी जलीय भाग से जब चलती हैं, तो चूंकि वाष्पीकरण की क्रिया है, वाष्पीकरण से मतलब होता है पानी का वाष्प के रूप में या बूंदों के रूप में बदलना, और ये क्रिया हम जनरली घर पे भी देखते हैं।
अगर आप कभी किचन में जाकर के देखो तो आपको किचन पे रसोई में अगर कुछ उबल रहा है तो उसमें आप जल की बूंदें नोटिस कर सकते हैं, इस तरह से वेव करती हुई। वेव का मतलब होता है जैसे चाय बनती हुई आप देखोगे तो इस तरह से वेव करती हुई रेज ऊपर की तरफ निकलती हैं, और ये क्या है, तो वाष्प में बदल चुकी जल की बूंदें हैं। इसी तरह से समुद्र पर भी जब सूर्य का प्रकाश गिरता है, और किसी भी समुद्र से ही मतलब नहीं है, तालाब वाला भाग होगा या जहां पर भी जल भराव होगा, जहां जल की मात्रा होगी वहां से जल की बूंदें वाष्प के रूप में बदल करके ऊपर की तरफ जाएंगी। तो जैसे ही धूप पड़ना शुरू होती है तो अरब सागर का भी मान लीजिए पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ से पवनें इस तरफ आ रही हैं, किसी भी तरह की पवनें, हम बात करेंगे कौन सी पवनें कब चलती हैं, उनकी दिशा किस तरह से निर्धारित होती है। ये पवनें मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू हुई, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से जो भी पानी वाष्प के रूप में बदला था उसको इन्होंने एब्जॉर्ब किया, सोख लिया। क्योंकि ये पवनें जो होती हैं वो गर्म पवनें होती हैं, तो इनमें सोखने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। जनरली बरसात जो होती है वो गर्मियों के टाइम में होती है, तो उस समय पवनें भी कैसी चल रही होती हैं, गर्म। ये यहाँ से उस वाष्पीकरण वाले पानी को एब्जॉर्ब करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी तो धीरे धीरे यहाँ तक पहुंचेंगी। तो अगर ये दूरी समुद्र तल से बहुत ज्यादा दूरी हो, समुद्र तल समुद्र तल से बहुत ज्यादा दूरी है, तो पहली बात तो यहाँ से जो पानी की बूंदें पवनों के साथ पहुंच रही हैं वो यहाँ तक अगर पहुंचेंगी तो उनसे बारिश की मात्राएं दूरी के हिसाब से कम होती जाएगी। क्योंकि यहाँ से वो पवनें शुरू करेंगी और उनमें पानी की मात्रा इकट्ठी होती जाएगी, उसके बाद वो धीरे धीरे तट से जब टकराती हैं, कई बार तो समुद्री भाग में भी बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन जनरली जैसे ही तट से टकराएंगी उनमें बारिश की शुरुआत हो जाती है। और कहाँ टकराती हैं, जनरली कोई पहाड़ी वाला एरिया आ गया, कोई ऊंचा एरिया आ गया, तो वहां जाकर के पवनें सीधी टकराएंगी। बारिश वाली जो वायु है जिसके अंदर बारिश की बूंदें हैं, बहुत सारा पानी इकट्ठा है, वो उससे टकराएंगी, टकरा करके ऊपर की तरफ उठेंगी। आपकी मार्ग में कोई अवरोध आ जाएगा तो आप सीधी सी बात है उससे साइड में जाना चाहोगे या ऊपर की तरफ उठना चाहोगे। तो वायु जो टकराती है वो ऊपर की तरफ उड़ती है, ऊपर की तरफ उड़ती है तो हमको पता है जैसे ही ऊपर उठेंगे हमारे जो तापमान है वो थोड़ा सा ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो जैसे ही ऊपर गए, पवनों का या वायु का जिसमें की आर्द्रता है, जिसमें पानी है वाष्पीकरण वाला, उनकी उनका टेम्परेचर घटा, घटा तो वो थोड़े से भारी हुए और वो बारिश शुरू हो गई। ये कंसेप्ट होता है बारिश का। बारिश शुरू हो गई तो वहां पर कुछ मात्रा बरस गई, फिर वो हवाएं आगे चलेंगी तो उनमें अब आर्द्रता की मात्रा कम हो गई समय के साथ। फिर जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे धीरे धीरे उनमें आर्द्रता की मात्रा भी कम होती जाएगी। तो पहला तो ये होता है कि समुद्र से बहुत ज्यादा दूरी है तो उस क्षेत्र पर बारिश की जो मात्रा है उसका समय के साथ धीरे धीरे थोड़ा सा कम होना लाजमी है। भाई पवने या हवाएं वायु आगे चलेगी तो उसके साथ नमी खोती जाएगी, बारिश के साथ उसकी आर्द्रता कम होती जाएगी, और धीरे धीरे एक समय बाद बारिश की मात्रा थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। पहला प्रभाव तो समुद्र से दूरी का ये होता है। समझ में आ गया, क्लियर है। दूसरा प्रभाव एक और होता है, समुद्र जो है वो आपको पता है गर्म जो होते हैं धीरे होते हैं और ठंडे भी धीरे होते हैं। पानी जो है ना उसकी प्रकृति है ये, गर्म भी धीरे होगा, और पानी की मात्रा अगर बहुत ज़्यादा हो तो उसके गर्म होने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और ठंडा भी जल्दी होता है। तो समुद्र से आपकी दूरी है, यहाँ पर मान लीजिए स्थलीय भाग है सारा, यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ी, बहुत ज़्यादा धूप पड़ी तो यहाँ तापमान ज़्यादा हो गया, तापमान ज़्यादा हुआ एकदम से गर्म हो गया। तो यहाँ एक चीज़ भी ध्यान रखनी है, तापमान और वायुदाब दोनों उल्टे होते हैं। जहाँ तापमान ज़्यादा वहाँ वायुदाब कम अपने आप। क्यों? क्योंकि तापमान की वजह से जो वायु की जो कण है वो दूर दूर चले जाते हैं, फैल जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। और कोई चीज़ एक तो सिकुड़ करके रहती है तो, और कोई फैल बहुत जाती है, तो दोनों में ज़्यादा भारी कौन सी होगी, जिसके कण पास पास हैं। तो जैसे ही तापमान बढ़ेगा उस क्षेत्र की वायु का दाब कम हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ एकदम से गर्म हुआ, यहाँ वायुदाब, तापमान ज्यादा हो गया तो वायुदाब कम हो गया, वायुदाब कम हो गया यहाँ पे वायुदाब ज्यादा हो गया।
ज़्यादा कैसे हो जाएगा? क्योंकि मैंने अभी बताया समुद्र बहुत धीरे गर्म होते हैं, समुद्र बहुत धीरे धीरे गर्म होते हैं, पानी की मात्रा है बहुत ज़्यादा, पानी की मात्रा है, तो उनके गर्म होने की जो गति है वो भी धीरे धीरे ही रहेगी। तो यहाँ तापमान यहाँ से थोड़ा सा कम है, गर्मी के समय है, तो यहाँ तापमान कम मतलब वायुदाब ज़्यादा। और पवनें हमेशा किस तरफ से किस तरफ चलती हैं? तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं। तो एक तो ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखना है कि समुद्र से कोई क्षेत्र जितना दूर होगा वहां पर वर्षा की मात्रा उतनी ही कम होगी। दूसरी, समुद्र का पास होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आर्द्रता की मात्रा समुद्र से ही ग्रहण करती है पवनें। अगर समुद्र नहीं होगा तो आर्द्रता की मात्रा पवनों में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो उस क्षेत्र में पर्टिकुलर जहां से वो पवनें गुजर रही हैं उस जगह बारिश भी नहीं होगी। तो समुद्र से दूरी भी या महाद्वीपीयता भी इस जो जलवायु है उसको प्रभावित करती है। इसके अलावा, अच्छा इसी को हम थोड़ा सा पॉइंटों में लिखना चाहें तो लिख लेते हैं। ये कंसेप्ट हम समझ गए, समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता किस तरह से हमारे जलवायु को प्रभावित करती है। अच्छा, इसमें एक प्रभाव थोड़ा सा और ध्यान देने लायक है। भाई जो भी भाग समुद्र के पास होते हैं ना, वहां तापमान में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होता। कैसे? क्योंकि आपको पता है वो धीरे भी, गर्म भी धीरे धीरे होंगे, ठंडे भी धीरे धीरे होंगे। जैसे मान लीजिए केरल का बात करें हम, पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो जो दक्षिण में एक राज्य स्थित है केरल, वहां का जो टेम्परेचर है, मैप से एक बार समझेंगे हम। इंडिया का मैप आपके सामने बना देता हूं मैं। ये मान लीजिए मोटा मोटा एक आइडिया के लिए हमने मैप बना लिया। इसके ये जो दक्षिण वाला भाग है नीचे की तरफ, ये एरो वाला मान लीजिए यहाँ केरल राज्य है। अब केरल राज्य जो जनरली है उसके पास क्या स्थित है? अरब सागर स्थित है, समुद्र स्थित है। तो यहाँ पे ये जो समुद्री भाग है ये गर्मी के अंदर गर्म भी धीरे धीरे होगा और सर्दी के अंदर ठंडा भी धीरे धीरे होगा। तो यहाँ पर समुद्र के अंदर बहुत ज्यादा तापमान में अंतर नहीं देखने को मिलेगा। इसकी वजह से इसके पास वाले जो राज्य हैं तट के पास वाले, इनमें भी तापमान में अप्स डाउन ज्यादा नहीं होंगे। मतलब ना तो यहाँ पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी और ना ही सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी रहेगी। उसका कारण क्या रहेगा? जैसे मान लीजिए सर्दी का मौसम आया, यहाँ की जो मिट्टी है वो एकदम से ठंडी हो गई, सर्दी के टाइम में ठंडी हो गई मान लीजिए, ठंडी हुई तो इस तरफ चूंकि ये ठंडा धीरे होता है तो ये गर्म रहेगा, तो यहाँ से हवाएं किस तरफ चलने लग जाएंगी? गर्म से ठंडे की तरफ, सॉरी ठंडे से गर्म की तरफ। तापमान कम, वायुदाब ज्यादा, पवनें चलती हैं ज्यादा वायुदाब से कम वायुदाब। तो यहाँ अगर ठंडा है, यहाँ गर्म ज्यादा हो गया तो इधर से इधर हवाएं आने लग गई, तो होगा क्या? आपके जो गर्म हुआ था उसको वो हवाएं आकर के ठंडा कर देंगी। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पे सर्दी का टाइम है या गर्मी का टाइम है, गर्म हो गया तो उसको हवाएं ठंडी कर रही हैं, सर्दी का टाइम है ठंडा हो गया तो उधर जो हवाएं हैं वो गर्म है, तो आपकी जो टेम्परेचर है वो उन समुद्री भागों के कारण से एक सम जलवायु में रहेगा। सम जलवायु का मतलब होता है जहाँ पे ना तो सर्दी बहुत तेज पड़ती है और ना ही गर्मी बहुत ज्यादा तेज पड़े। यहाँ लगभग सर्दी और गर्मी में केरल की बात करें, इधर तमिलनाडु की बात करें, गोवा की बात करें, तो यहाँ तटीय क्षेत्रों में सर्दी और गर्मी में अंतर जो होता है ना वो 2-3 डिग्री सेल्सियस का होता है। मान लीजिए आपके वहाँ 30 डिग्री सेल्सियस अगर गर्मी का टेम्परेचर है, तो 27 से 28 डिग्री टेम्परेचर लगभग किसका रहेगा? तो सर्दी का रहेगा। मतलब वहाँ की जलवायु कैसी है? सम जलवायु। इसी तरह से अगर कोई क्षेत्र, कोई राज्य समुद्र से बहुत दूर है तो वहाँ की दूरी के हिसाब से जलवायु कैसी होती जाएगी? विषम जलवायु होती जाएगी। विषम का मतलब है सर्दी में बहुत तेज सर्दी और गर्मी के अंदर बहुत तेज गर्मी। जैसे कि हम देखते हैं ना राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, तो राजस्थान का जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाला भाग है वहां पर जैसलमेर के अंदर दिन में बहुत भयंकर गर्मी पड़ेगी और रात्रि के समय 2 या 3 बजे के बाद जब पार्थिव विकिरणें, पार्थिव का मतलब होता है सूर्य से पहले पृथ्वी पर विकिरणें पड़ी, पृथ्वी गर्म हो गई, रात के समय पृथ्वी अपने अंदर से विकिरणें छोड़ती है जिनको हम कहते हैं पार्थिव विकिरण।
तो उनको छोड़ना शुरू किया तो पृथ्वी ठंडी हो जाती है। तो 2 या 3 बजे बाद वहां भयंकर सर्दी भी पड़ती है। तो आप देख रहे हो तापांतर, दिन का तापमान और रात के तापमान में बहुत अधिक अंतर। तो इसको कहते हैं विषम जलवायु। जब आपके सर्दी के अंदर बहुत सर्दी पड़े, गर्मी के अंदर बहुत गर्मी पड़े, तो इस तरह की जलवायु को हम नाम देते हैं विषम जलवायु। तो हमने क्या समझा कि समुद्र से दूरी के हिसाब से किसी क्षेत्र की जलवायु में कुछ बिंदु निर्धारित होते हैं। माफी चाहेंगे इंटरप्शन के लिए, एक कॉल आ गया था अर्जेंट। चलिए, हम बात कर रहे थे समुद्र से जो दूरी है उसका प्रभाव। तो हमने देख लिया, एक तो वर्षा की मात्रा पे प्रभाव रहेगा। समुद्र से जितनी दूर आप रहेंगे उतनी ही कम आर्द्रता वाली वायु आप तक पहुंचेगी और उतनी कम वर्षा आप तक पहुंचेगी, पहली बात। दूसरा, समुद्र से दूरी के हिसाब से आपकी जलवायु या तो सम होती है या विषम होती है। अगर आप समुद्र के पास हैं तो आपकी जलवायु कैसी रहेगी? सम रहेगी। सम जलवायु का मतलब ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी। और दूसरा है, अगर आप समुद्र से दूर हैं तो आपकी जलवायु में परिवर्तन क्या होगा कि सर्दी के समय बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी और गर्मी के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे हम। तो ये पॉइंट, सेकंड पॉइंट नोट कर लें। हम अभी लिख रहे थे, चलिए सेकंड बिंदु जो लिख रहे थे, समुद्र से दूरी, इसमें हम पहला बिंदु लिखेंगे राजस्थान की अरब सागर। सबसे पास में अरब सागर ही है राजस्थान के। तो राजस्थान की अरब सागर से दूरी 350 किलोमीटर है। अगर अरब सागर राजस्थान के पास होता तो राजस्थान की जलवायु होती सम। वापस ध्यान से सुन लीजिए, सम जलवायु और विषम जलवायु होने का कारण क्या होता है बेसिकली, तो आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ जाएंगे। शॉर्ट में बात करें तो पानी जो है वो गर्म भी धीरे हो रहा है, ठंडा भी धीरे हो रहा है। इस तल गर्म भी जल्दी से होता है और ठंडा भी जल्दी से होता है। तो अगर समुद्र का इस भाग पास रहेगा तो वो ना तो चीज़ों को बहुत जल्दी गर्म होने देगा ना ही बहुत जल्दी ठंडा होने देगा, बैलेंस रखेगा। तो उस जलवायु को हम कहते हैं सम जलवायु। तो राजस्थान की अरब सागर से दूरी 350 किलोमीटर है, इसलिए यानी कि काफी दूरी है, इसलिए सामान्यतः, अच्छा सामान्यतः क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि राजस्थान का एकमात्र एक जिला है उदयपुर, वहां पर जलवायु विषम है। अगर कहीं आप, सॉरी, सम है। अगर कहीं आपसे ये क्वेश्चन बन जाए कि राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा बताइए जिसमें लगभग सम जलवायु पाई जाती है, यानी कि वहां तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखा जाता, तो वो जिला कौन सा होगा? उदयपुर। ये थोड़ा सा फैक्ट के हिसाब से आप ध्यान रखेंगे। राजस्थान की अरब सागर से दूरी 350 किलोमीटर है, इसीलिए सामान्यतः यहाँ की जलवायु सम जलवायु
विषम जलवायु है, दूरी है ना, इसलिए कैसी जलवायु होगी, विषम जलवायु है। ये दूसरा पॉइंट है। अब तक हमने क्या देखा, एक तो अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से क्या निर्धारित हुआ कि राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है, पहली बात ये निर्धारित हुई। दूसरा हम देखना है समुद्र से दूरी या महाद्वीपीयता, तो उससे क्या डिसाइड हुआ कि समुद्र से दूरी के हिसाब से राजस्थान लगभग 350 किलोमीटर दूर है अरब सागर से, तो वहां की जलवायु विषम जलवायु है, यानी कि सर्दी के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी और गर्मी के अंदर बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी, तापमान में जो अंतर है वो बहुत अधिक रहेगा। ये दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है, इसको भी पहले एक बार समझेंगे ही, लिखने के लिए जब आप बोला जाए केवल तभी लिखना है। समुद्र तल से ऊंचाई, अब तक हम देख रहे थे समुद्र से दूरी, अब है समुद्र तल से ऊंचाई, या इसी को कई बार हम कह देते हैं उत्तुंगता। उत्तुंगता का मतलब होता है समुद्र तल से वो भाग जो है, वो हिस्सा जो है वो कितना ऊंचा है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हम किसी भी पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं, अपने आसपास बहुत सारी पहाड़ियां हैं, या अगर आप घूमने जाओ तो माउंट आबू अपने यहाँ ऐसा एक हिल स्टेशन है जहाँ लोग जनरली गर्मी के समय में जाना प्रेफर करते हैं। तो वहाँ क्यों प्रेफर करते हैं, क्यों वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं, या आप कह लीजिए भारत के अंदर बात करें तो जनरली गर्मी के समय लोग शिमला, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर वहाँ की यात्राएं ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो इसके दो कारण हैं, एक तो वो उच्च अक्षांशों में है तो वहाँ पर वैसे ही थोड़ा ठंड है, उसके अलावा हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के ज़्यादातर क्षेत्र जो हैं वो समुद्र तल से क्या है, ऊंचे हैं। ऊंचे हैं तो वहाँ पर क्या रहती है, ठंड। ठंड क्यों रहती है, तो उसका रीजन ये है कि अपने जो सौर मंडल है, हम वायुमंडल में अध्ययन करते हैं तो पहली परत है सौर मंडल, जिसमें सभी तरह के बदलाव होते हैं। बदलाव से मतलब बारिश होना या और भी जो कुछ भी होगा, तूफान, आंधी, वो सब सौर मंडल तक रहते हैं, उससे ऊपर में ये बदलाव नहीं होते। समताप मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं या वहीं पर चलते हैं। उसका रीजन यही है कि वहाँ तापमान की कंडीशंस में बहुत अधिक बदलाव नहीं होता, समान सा वायुमंडलीय कंडीशन या वायुमंडलीय दशाएं रहती हैं। तो जो सौर मंडल है उसमें प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान गिरता है। यानी आप पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो अगर आपने 165 मीटर की दूरी तय कर ली तो आपका टेम्परेचर जो है वो, जैसे मान लीजिए तल पर आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो वहां पर आपको महसूस होगा 24 डिग्री। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो और कम होता जाएगा। जैसे माउंट आबू जो है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 1722 मीटर। अब आप देख लीजिए 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो 1722 मीटर पर कितना टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसकी वजह से नीचे वाले भाग से उस वाले भाग में हमें कैसे क्या महसूस होगा, तो ठंड महसूस होगी। तो ये भी एक ऐसा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई भी, जो किसी जगह की जलवायु को निर्धारित करती है या प्रभावित करती है। जैसे माउंट आबू की जलवायु की हम बात करें पर्टिकुलर, तो वहाँ जनरली हमेशा एक तो बारिश रहेगी, आर्द्रता बहुत ज़्यादा रहेगी, ह्यूमिडिटी बहुत रहेगी। बारिश ज़्यादा होती है तो बूंदों के अंदर पानी भी बहुत ज़्यादा रुकता है, तो आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। तापमान कम रहेगा, यानी कि आप अगर घूमने जाओगे, एक बार हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हम माउंट आबू चले गए यहाँ से और उस समय यहाँ भी थोड़ी थोड़ी बारिश थी, तो वहाँ हमको ऐसा लगा नहीं था कि भाई ऐसा मौसम रहेगा कि हमें वहाँ पे स्वेटर वगैरह पहनने पड़ जाएं, कोट पहनने पड़ जाएं। तो हम वहाँ पे जो लोअर टी शर्ट जो होती है नॉर्मल, उनमें चले गए कैजुअल में। तो वहाँ स्थिति ये रही कि हम 1 घंटे से ज़्यादा बाहर रुक नहीं पाए, हमको वापस वहाँ से स्वेटर या रेनकोट लेने पड़े, उसको पहन करके हम यहाँ घूम पाए। तो सीधा सा रीजन क्या है, वहाँ की वेदर कंडीशन, जबकि राजस्थान का ही भाग है वो, लेकिन है कहाँ, ऊंचाई पर। तो ऊंचाई के हिसाब से वहाँ की जलवायु कैसी हो गई, एक तो तापमान कम, एक आर्द्रता ज़्यादा, एक वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा। तो ये बदलाव किस वजह से हुआ, इसका एक उदाहरण और ले सकते हो आप समुद्र तल से ऊंचाई का। जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान का मैप हम मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये राजस्थान का मैप अपने सामने है, छोटा सा। अब केवल हमें इतना समझना है कि समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव क्या होता है। तो मान लीजिए ऐसा माना जाता है कि जो समान अक्षांश पर जो बिंदु होते हैं ना, उनमें वेदर कंडीशन भी समान होती हैं। जैसे मान लीजिए जो 0 डिग्री पर कोई बिंदु है तो वहां पे हर जगह क्या रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा।
23.5 डिग्री है, वहां पर अगर एक जगह गर्मी है, धूप ज्यादा है, तो दूसरी जगह भी धूप ज्यादा रहेगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन ऊंचाई के हिसाब से वहां भी परिवर्तन होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए यहाँ सिरोही जो जिला है, लगभग लगभग जो सिरोही जिला है वो यहाँ पर है मान लीजिए, और उसका एक स्थान मैंने पॉइंट आउट कर दिया, ये गुजरात की बॉर्डर के साथ है, माउंट आबू हिल स्टेशन, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ मैं। और इसी तरह से यही वाला जो हिस्सा है, मान लीजिए ये झालावाड़ का कोई भाग है। अब लगभग अगर आप देखें सीधी लाइन से, तो ये दोनों एक ही अक्षांश पर हैं। इसकी और इस बिंदु की स्थिति कहाँ है? एक ही अक्षांश पर है। लेकिन इस जगह के और इस जगह के तापमान में भी आपको रात दिन का अंतर देखने को मिलेगा, और उसका एक ही रीजन है, क्योंकि यहाँ की हाइट जो है, यहाँ की हाइट आप देखेंगे ना, जब आप भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ की जो एवरेज हाइट है, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र या झालावाड़ वाला जो एरिया है, उसकी लगभग हाइट है 400 से 500 मीटर के आसपास, और यहाँ की हाइट देख रहे हो आप 1722 मीटर। तो दोनों में किसका अंतर है? ऊंचाई का अंतर है। तो यहाँ और यहाँ के तापमान में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर देखने को मिल जाता है। और उसका केवल और केवल कारण, उससे भी ज्यादा का अंतर कई बार देखने को मिलता है। उसका केवल कारण क्या है? कि ये भाग जो है वो इस समुद्र तल से ऊंचा है। तो क्लियर है, जलवायु पर समुद्र तल भी प्रभाव डालती है। और क्यों डालती है? क्योंकि ऊंचाई के साथ टेम्परेचर जो है वो कम होता जाता है। प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हुआ। इसी तरह से ऊपर बढ़ते जाएंगे तो तापमान में कमी होती जाएगी। समझ में आ गया? तो इसको भी हम एक बार लिख लेते हैं। अच्छा, ये मैप में रहने देता हूँ। इसी के पास लिख लेंगे। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ प्रत्येक 165 मीटर पर, प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार ऊंचाई वाले स्थानों पर अपेक्षाकृत ठंडा मौसम रहता है। आप पहाड़ियों पर जाकर के देखेंगे ना, तो आपको इस चीज का एहसास भी हो जाएगा कि सामान्य क्षेत्र की बजाय पहाड़ी क्षेत्र का तापमान कम रहता है, वहां पे ठंड ज्यादा रहती है। और ये ठंडा मौसम लगातार रहता है, इसलिए वहां पे जो जलवायु है वो भी कैसी हो जाएगी? तो थोड़ी सी कम तापमान वाली या ठंडे तापमान वाली जलवायु मानी जाएगी। तो ये तीसरा एक बिंदु था जिसने जलवायु को प्रभावित किया राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। पहला हमने देखा अक्षांशीय स्थिति, दूसरा हमने देखा समुद्र तल से दूरी, तीसरा हमने देख लिया समुद्र तल से ऊंचाई। चौथा बिंदु देखें, अपने यहाँ राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली। और अगर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव रहता है जलवायु के मामले में, वर्षा की मात्रा के मामले में, तो राजस्थान पर किसका रहता है? अरावली का रहता है। क्यों रहता है उसको समझेंगे हम। जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, और इसमें अरावली की स्थिति हम देखें तो भौतिक प्रदेश हमने पहले इसीलिए पढ़े हैं कि थोड़ा सा आइडिया हमको हो जाए। ये मोटी मोटी स्थिति है मान लीजिए, और ये किस तरफ से है? तो उत्तर पूर्व से लेकर के दक्षिण पश्चिम की तरफ इसका विस्तार है। अब जैसे मान लीजिए कहीं से इस तरफ से अरब सागर वाले भाग से पवने आई, जिनके साथ क्या है? बहुत सारी बारिश है।
हमने अभी कंसेप्ट समझा कि जब समुद्र वाले भाग से पवनें आती हैं तो वो क्या लेती हैं अपने साथ, बहुत सारा जो वाष्पीकरण वाला जो पानी है उससे पानी को एब्जॉर्ब करती हैं और आर्द्रता लेकर के आती हैं। अब ये यहाँ से आ रही हैं, मान लीजिए ये आएंगी। मैंने आपसे कहा कि अगर हवाओं के बीच में कोई अवरोध नहीं होगा तो वो हवाएं सीधी चलती जाएंगी। अवरोध की तरह से मतलब है कोई पहाड़ी का भाग कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जिससे टकरा करके जो पवने हैं वो ऊपर की तरफ मुड़े या उनका मार्ग अवरुद्ध हो। जब तक मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा वो सीधी चलती जाएंगी, और सीधी चलती जाएंगी तो उनका जो तापमान है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो ठंडी नहीं होंगी। ठंडी नहीं होंगी तो बारिश नहीं होगी। कंसेप्ट ही क्या है, इस चलती हुई जो पवने हैं, चलती हुई वायु है जिसमें पानी की मात्रा है, अगर वो किसी भाग से टकराएगी तो वो ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर उठेगी तो ठंडी होगी और तब बारिश होगी। ठंडी मतलब हमने अभी देखा ना, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, तो जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएंगे उनका तापमान और घटेगा घटेगा, तो बूंदें भारी हो जाएंगी। बादलों के लिए उस वर्षा को होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा और बारिश वहीं पर हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि सामने कोई पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र था, इसकी वजह से पवनों का मार्ग अवरुद्ध हुआ और उनके ऊपर उठने से वहां पर वर्षा हुई। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं अरावली के पास से जो अरब सागर की ये निकलेंगी पवने, वो कैसे निकल जाएंगी, सीधी निकल जाएंगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा रुकावट वाला भाग है नहीं जिससे ये पवने टकराएं और ऊपर की तरफ उठें। कुछ चौड़ाई यहाँ पर अरावली की है जिसकी वजह से इस वाले भाग में पर्टिकुलर अरब सागर की तरफ से जो हवाएं आ रही हैं वो इस भाग में जरूर थोड़ी सी वर्षा करती हैं, तो उसके अलावा बाकी सारे भाग में ये सीधी निकल जाती हैं। और ये कहाँ जाकर के टकराएंगी फिर, जैसे मान लीजिए भारत वाले भाग में बात करें तो भारत के इस तरफ, जैसे भारत का ये वाला जो हिस्सा है उसके पूर्व की तरफ अराकानियोमा और पेंगायोमा नामक म्यांमार के अंदर दो पर्वत हैं, अराकानियोमा पेंगोयोमा, यहाँ से टकराएंगी। यहाँ से टकरा करके, अच्छा उससे पहले, ये तो चलो फिर भी और आगे है, इससे पहले भारत के उत्तर की तरफ एक पर्वत श्रेणी और आ जाती है जिसका नाम क्या है, हिमालय। उस हिमालय से टकरा करके, और ये भारत के जो हिस्से हैं, अगर मैप से ही आप समझें, एक बार मैं बताता हूँ साइड में छोटा सा मैप बना करके। ये प्रभाव हम देख रहे हैं पर्वत श्रेणी का, पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हवा पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से बदलाव करती है हवा। हम थोड़ा सा छोटा बनाएंगे। ये जैसे मान लीजिए ये भारत वाला मैप, और इसमें समझने वाली बात क्या है, इसके इस तरफ वाले भाग में हिमालय वाला जो भाग है ना ऊपर की तरफ, यहाँ पर एक लंबी पर्वत श्रेणी है जिसको हम हिमालय नाम देते हैं। अब ये अरब सागर से चलने वाली जो है ये राजस्थान वाला भाग है, इस तरफ से क्रॉस करके जैसे ही आगे जाएंगी तो ये हिमालय वाले भाग से टकराएंगी। और यहाँ पर जो भारत के स्टेट हैं कौन कौन से हैं, तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, यहाँ पर इसकी वजह से भारी बारिश होती है। लेकिन राजस्थान में नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो अरावली प्रदेश था वो इनके कैसे है, समांतर, अवरोध में नहीं है, इनके साथ है। इनके साथ है तो इनको रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं तो वर्षा की मात्रा भी प्रभावित होगी। तो अरावली की जो स्थिति है ना और जो दिशा है उसकी वजह से भी राजस्थान की जलवायु प्रभावित होती है। और उसका रीजन हमने क्या समझ लिया, अभी हम जब वर्षा ऋतु पढ़ेंगे ना इसको और ढंग से पढ़ेंगे कि ये कौन सी पवनें थी, कौन सी ऋतु में ये निकली, कौन से महीने में यहाँ लगभग निकलती हैं, और बंगाल की खाड़ी क्या है, अरब सागर की खाड़ी क्या है, और उससे मानसून की किस तरह की शाखाएं चलती हैं वो हम समझेंगे। लेकिन पहले हम देख रहे हैं राजस्थान की जलवायु पर को प्रभावित करने वाले कारक। तो उनमें चौथा जो कारक था अरावली श्रेणी की अवस्थिति और दिशा, उस पे हमने समझा कि अरावली जो है वो इस दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की तरफ है, और इससे पवने जो हैं वो इसके पास से बिल्कुल सीधी निकल जाती हैं, बारिश नहीं कर पाती। इसकी वजह से अरब सागर से जो शाखा आती है उसकी कारण से राजस्थान में वर्षा की मात्रा न के बराबर है। कुछ हिस्सा यहाँ पर होता है लेकिन जनरली ये जो वायु है, जो पवने हैं वो सीधी निकल जाती हैं। समझ में आ गया। तो ये प्रभाव पड़ेंगे अरावली की स्थिति, लिखेंगे इसको
अरावली की स्थिति या अवस्थिति राजस्थान में किस तरफ से किस तरफ है? तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। और जिसका प्रभाव क्या पड़ता है? इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो जिसके कारण अरब सागर से चलने वाली और कैसी पवनें होंगी वो? आर्द्रता युक्त, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण से जो पानी ऊपर उठ रहा था वो पानी को अवशोषित करके ला रही है साथ में, तो उनको हम बोलेंगे आर्द्रता युक्त पवनें। कारण अरब सागर से चलने वाली आर्द्रता युक्त पवनें उसके समानांतर निकल जाती हैं। उसके किधर से निकलती हैं? तो समानांतर निकल जाती हैं। तथा राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग के अलावा राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुछ हिस्से के अलावा तथा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुछ हिस्से के अलावा इनसे राजस्थान में वर्षा नहीं होती। ये क्या प्रभाव पड़ा? तो अरावली की जो स्थिति है और जो दिशा है उसी का सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ा है? राजस्थान की जलवायु पर। राजस्थान की जलवायु का एक बिंदु है वर्षा, और वर्षा यहाँ पर अरावली की अवस्थिति के कारण से कम हो रही है, क्योंकि अरब सागर की शाखा उनके पैरेलल, जैसे ये अरावली और इसी के साथ में पवनें निकल रही हैं। इसके अवरोध में अगर ये इस तरह से होती तो बहुत अच्छी बारिश यहाँ होती, लेकिन चूंकि ये इस तरह से है तो ये पवनें सीधे निकलेगी और वर्षा की मात्रा केवल दक्षिण पश्चिम के कुछ हिस्सों के अलावा संपूर्ण राजस्थान में अरब सागर की शाखा से वर्षा न के बराबर होती है। ये चार बिंदु हमने देख लिए। अंतिम जो बिंदु है जिसका प्रभाव मुख्य रूप से देखने को मिलता है राजस्थान की जलवायु पर, वो पांचवा पॉइंट है धरातलीय भाग। धरातलीय भाग से मतलब है कि अपने जो राजस्थान का भूभाग है उसमें जनरली पश्चिमी रेतीला मरुस्थल वाला जो भाग है वहां पर मिट्टी है रेतीली और वो गर्म जल्दी होती है, तो वहां पर तापांतर जो है वो भी ज्यादा है। दिन के अंदर बहुत अधिक तापमान, रात के समय बहुत कम तापमान। ठंड में ठंड ज्यादा, गर्मी में गर्मी ज्यादा। तो इसमें धरातलीय भाग का मतलब हम लिखेंगे, ये इसमें बहुत ज्यादा समझने का कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसमें क्या लिखेंगे? राजस्थान में सामान्यतः जो पश्चिमी रेतीला मरुस्थल के लगभग 15 जिले हैं ना, हमने लिखा है भौतिक प्रदेश पढ़ते समय लगभग 15 जिले, यानी टोटल 41 जिलों में से लगभग 15 जिलों में रेतीली मृदा जो है उसका विस्तार है। और उसकी प्रकृति क्या है? जल्दी गर्म होने की और जल्दी ठंडी होने की। इस वजह से भी राजस्थान की जलवायु पर उसका प्रभाव रहता है। राजस्थान में सामान्यतः रेतीली मिट्टी है
जिसका प्रभाव भी इसकी जलवायु पर रहता है। तो ये लगभग 5 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु थे जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। कौन कौन से थे? तो सबसे पहले हमने जलवायु समझा, क्या होती है जलवायु। तो किसी भी स्थान की, किसी प्रदेश की लगभग 30 साल की जो वहाँ पर वायुमंडलीय घटनाएं हुई हैं, किस तरह से वहाँ पर कितना तापमान रहा है, कितनी वर्षा रही है, किस तरह की आर्द्रता रही है, किस तरह की आंधियाँ, तूफान, चक्रवात कितने आए हैं, तो उसके हिसाब से वहाँ की जो कंडीशंस हैं उनको हम कहते हैं जलवायु। और अगर कुछ समय के लिए अल्पकालिक घटनाओं की बात करें वायुमंडलीय दशाओं में, तो उसको हम मौसम कह देते हैं। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने देखा था अक्षांशीय स्थिति, जिसके हिसाब से राजस्थान की जो जलवायु है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। सेकंड हमने देखा समुद्र तल से दूरी, जिसके हिसाब से राजस्थान की जलवायु विषम जलवायु है। तीसरा हमने देखा समुद्र तल से ऊंचाई, जिसके हिसाब से राजस्थान के कुछ भागों में तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे माउंट आबू का हमने उदाहरण देखा था। चौथा पॉइंट हमने देखा अरावली की अवस्थिति और इसकी दिशा। अरावली चूंकि अरब सागर की जो शाखा है, मानसून की जो शाखा है, बरसात की जो शाखा है, उसके समानांतर है, इसकी वजह से भी बिल्कुल वर्षा कम होगी। और चौथा प्रभाव, पांचवा प्रभाव हमने देखा धरातलीय भूभाग। राजस्थान में जनरली रेतीली मृदा का विस्तार अधिक है, क्योंकि पश्चिमी रेतीला मरुस्थल लगभग 15 जिलों में फैला हुआ है, तो रेतीली मृदा भी बहुत अधिक फैली हुई है, जिसकी वजह से इसकी प्रकृति के हिसाब से भी राजस्थान की जलवायु में परिवर्तन होते हैं। तो ये राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक थे। अगली क्लास में हम राजस्थान की जो जलवायु है उसकी ऋतुओं के हिसाब से, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, उनमें किस तरह से बदलाव होते हैं और उनके क्या क्या कारण हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे।